एवरीवन, स्वागत है आपका ओसीएन जीएस अकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थाओं का टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे ध्येय आईएएस का जीएस का टेस्ट नंबर 6 सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। उसके आगे आज क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से संबंधित है। पहला है क्वेश्चन क्या है, केयरफुली सुन लेते हैं। लोकगीत है ना। लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। पहला है रसिया, चेता, कजरी और बिरहा, है ना। तो आपको बताना है कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से कौन सा ये लोकगीत संबंधित है ना। कौन सा लोकगीत संबंधित है। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। यूपी से संबंधित जितने भी प्रश्न है, वो चाहे उत्सव हो, है ना, मंदिर से संबंधित हो, लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, है ना। तो भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न रूपों लीलाओं संबंधित रसिया। क्या है रसिया? ये ब्रजभूमि में होता है। कहाँ होता है? ब्रजभूमि में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। कजरी कहाँ पे होता है? ये कजरी ये मिर्जापुर के क्षेत्र में होता है ना। कजरी मिर्जापुर के क्षेत्र में होता है। बिरहा का कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का। अब थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, है ना, कि लोकगीत और महत्वपूर्ण लोकगीत और लोक नृत्य, है ना। अगर हम लोग देखें प्रमुख लोकगीत, तो रसिया कहाँ का है? ये ब्रजभूमि से संबंधित है। कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर का है। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और बिरहा कहाँ का है? ये पूर्वांचल का है। कहाँ का है? ये बिरहा पूर्वांचल का है। आल्हा कहाँ का है? आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाए जाने वाला लोकगीत है। कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर का है। और रसिया कहाँ का है? ब्रजभूमि क्षेत्र का है। अब इसी के साथ देख लेते हैं कुछ प्रमुख लोक नृत्य, है ना। प्रमुख लोक नृत्य जैसे चारकुला लोक नृत्य है ना। चारकुला लोक नृत्य है। चारकुला लोक नृत्य कहाँ का है? ये ब्रजभूमि का है। पाई डंडा ये भी बुंदेलखंड का है ना। राई नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। ये हमेशा अगर यूपी स्पेशल से अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली लोक नृत्य से पूछा जाता है। तो इसके फेवरेट प्लेसेस हैं, जैसे दीपावली बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। शेरा ये कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड का है। कार्तिक गीत ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। राइट। कर्मा ये मिर्जापुर और सोनभद्र, है ना। मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जगह। चौरसिया ये जौनपुर का है। नटवरी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है ना। तो प्रमुख हमने देख लिए हैं लोक नृत्य, है ना, लोकगीत। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था कि भगवान श्री कृष्ण की उपासनाओं के विभिन्न तरीकों से है, तो वो कौन सा है? रसिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है ना। आपको बताना है कौन सा एक मंदिर वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं, तो बनारस में वो मंदिर स्थित नहीं है। पहला है भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर और संकट मोचन मंदिर। तो आपको बताना है कि ये बनारस में कौन सी मंदिर स्थित नहीं है। राइट। तो जैसे भारत माता मंदिर है, ये बनारस में ही है ना। विश्वनाथ मंदिर है ना, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, ये तो बहुत ही आसान सा हो गया। संकट मोचन मंदिर भी कहाँ पे? बनारस में है। लेकिन महापरिनिर्वाण मंदिर यहाँ पे नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यूपी के विभिन्न मंदिर, है ना, जहां से क्वेश्चन आते हैं। मंदिर देख लेते हैं हम लोग, है ना। प्रमुख मंदिर स्थल हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, उत्तरी क्षेत्र से। तो यूपी का उत्तरी जिला कौन सा? सहारनपुर। तो सहारनपुर में कौन सा है? शाकांबरी देवी मंदिर है। कौन सी है? शाकांबरी देवी मंदिर, है ना। शाकांबरी देवी मंदिर बिल्कुल अच्छे से तैयार करते चलिएगा, है ना। शाकांबरी देवी मंदिर है। कहाँ पे है? ये सहारनपुर में। अगर सहारनपुर के नीचे आएंगे तो मेरठ में कौन सी मंदिर है? बेगम समरू निर्मित चर्च, है ना। ये सरधना में है। क्वेश्चन आ जाता है मेरठ कहाँ पे है? सरधना में। लेकिन यूपी स्पेशल में क्वेश्चन बनता है कि बेगम समरू निर्मित चर्च कहाँ पे है? सरधना ऑप्शन में दिया रहता है। तो सरधना कहाँ पे? मेरठ में है ना। तो इसको सरधना भी आप याद रखें, कई बार क्वेश्चन आया हुआ यूपी स्पेशल में, है ना। सरधना याद करिएगा। अगर आप नीचे आते हैं तो गौतम बुद्ध नगर में है सनातन धर्म मंदिर। कौन सा है? सनातन धर्म मंदिर। मथुरा की बात करें तो मथुरा में कई सारे मंदिर हैं, जैसे वृंदावन में गोविंद देव मंदिर है ना, रंगनाथ मंदिर है, अष्ट सखी मंदिर है,
साहाजी मंदिर है ना, ये सारे कहाँ है? वृंदावन में है। मथुरा में ही हरदेव मंदिर है, लाडली जी मंदिर है ना। वृंदावन के ये सारे मंदिर है। मथुरा में दो अन्य मंदिर कौन से हैं? हरदेव मंदिर है, लाडली जी मंदिर है। ये सारे कहाँ पे हैं? मथुरा में स्थित है। कहाँ पे है? मथुरा में स्थित है। अगर हम लोग ऊपर से इस साइड आ रहे हैं तो अब आ जाते हैं हम लोग कानपुर देहात में। कहाँ पे? कानपुर देहात में। कानपुर देहात में भीतर गांव मंदिर है ना। ये गुप्त काल की मंदिर है ना, गुप्त काल की मंदिर है ये हमारी। और ये कहाँ पे है? ये कानपुर देहात में। मंदिर का नाम क्या है? भीतर गांव मंदिर है ना। कहाँ पे है? भीतर गांव में। ये क्वेश्चन बन सकता है, कानपुर देहात में स्थित भीतर गांव का मंदिर किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है, राइट। तो कानपुर नगर में कौन कौन से मंदिर है? एक तो जेके टेम्पल है ना, जेके मंदिर है। दूसरा है वाल्मीकि आश्रम बिठूर में। और तीसरा है वराह भगवान मंदिर शोरो। कहाँ पे है? शोरो में है। और वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे? बिठूर में। वराह भगवान मंदिर शोरो कहाँ पे है? ये कानपुर नगर में। आ जाते हैं हम नीचे की साइड दक्षिण में। तो ललितपुर में कौन कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। और ये 31 जैन मंदिर भी है। क्या है? ये गुप्तकालीन 31 जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है ना। गुप्तकालीन 31 जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है। ओके, बढ़ते हैं आगे। महोबा में देख लेते हैं। महोबा में गोरख पहाड़ी पर 34 जैन तीर्थकों की प्रतिमा रखी है। सूर्य मंदिर है। पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो महोबा में है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि यूपी में सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो महोबा में। बड़ी चंडिका देवी मंदिर, बड़ी चंडिका देवी मंदिर ये भी कहाँ पे है? महोबा में है ना। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में वाल्मीकि व अन्य अत्रि आश्रम है ना। वाल्मीकि व अत्रि आश्रम है। कहाँ पे है? ये चित्रकूट में। आगे बढ़ेंगे कौशाम्बी आ जाता है। कौशाम्बी में कौन है? दिगंबर जैन मंदिर है। कौशाम्बी में कौन सा है? दिगंबर जैन मंदिर। अगर प्रयागराज में आते हैं तो प्रयागराज में देख लेते हैं। पहला प्राचीन 3 शक्तिपीठ है यहाँ पे। अलोक शंकरी ललिता कल्याणी मंदिर, वेणु माधव मंदिर है, पाताल मंदिर है, मन कामेश्वर मंदिर है और नागवासुकी मंदिर है। कौन सी है? नागवासुकी मंदिर है ना। ये सारे कहाँ है? प्रयागराज में है ना, प्रयागराज में। मिर्जापुर में कौन सा है? भृत्यहर मंदिर है, विंध्यवासिनी देवी मंदिर है ना। भृत्यहर मंदिर है और विंध्यवासिनी देवी मंदिर है। सोनभद्र में एक मंदिर कौन सी? रेणुकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा है? रेणुकेश्वर महादेव मंदिर। आगे बढ़ते हैं बनारस में है ना। जैसे क्वेश्चन ही हमारा आ गया था बनारस से संबंधित, तो भारत माता मंदिर है यहाँ पे। विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर भी बन रहा है। संकट मोचन मंदिर है, सारंगनाथ मंदिर है ना, जिसे सारनाथ भी कहा जाता है, सारनाथ में है ना। बलिया में देख लेते हैं। बलिया में है भृगमुनि मंदिर व आश्रम है ना, भृगमुनि मंदिर व आश्रम। देवरिया में बाबा सोमनाथ जी का मंदिर है ना, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर है। गोरखपुर में गोरखनाथ जी मंदिर है, राइट। कुशीनगर में 2 मंदिर है, एक तो महापरिनिर्वाण मंदिर है और शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है ना। शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल मित्र ये कहाँ पे है? कुशीनगर में है। अगर हम लोग आ जाते अयोध्या में है ना। अब देख लेते अयोध्या, भगवान राम की नगरी अयोध्या में है ना। भगवान राम का जन्मभूमि है, पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट। कनक भवन मंदिर है और 5 जैन तीर्थकर मंदिर है। आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदनाथ मंदिर, सुमतिनाथ व अनंतनाथ की जन्मभूमि उनके मंदिर है ना। ये 5 जैन तीर्थकर है, उनका जन्म भूमि साथ ही साथ उनका मंदिर स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? अयोध्या में। अगर हम लोग गोंडा में आते हैं तो अर्गा पार्वती मंदिर है ना। कौन सा है? अर्गा पार्वती मंदिर। और अर्गा पार्वती मंदिर से ही यहाँ पे वन विहार भी है। कहाँ पे है? गोंडा में है, ये भी याद रखिएगा। आ जाते हैं बलरामपुर में। बलरामपुर में पोटेश्वरी देवी मंदिर है ना। कौन सी है? पोटेश्वरी देवी मंदिर है। श्रावस्ती में चाइना, थाई, लंकाई, वर्मी, जापानी मंदिर है ना, ये है। बहराइच में राजा सुहेल देव मंदिर, कई बार क्वेश्चन आया है। राजा सुहेल देव मंदिर कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? बहराइच में है। कहाँ पे है? बहराइच में। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर है। कौन सी है? चंद्रिका देवी मंदिर है। सीतापुर में निशिक है ना, महर्षि दधीची का मंदिर है, दधीची का मंदिर है। खीरी की बात करें तो गोरखनाथ मंदिर है यहाँ पे। और कन्नौज की बात करें है ना, ये मंदिर कहाँ का है? कन्नौज का है। तो कन्नौज में सप्त मातृका मंदिर है और पद्मावती सती मंदिर है। सप्त मातृका मंदिर है और पद्मावती मंदिर। और इससे आगे क्वेश्चन आपका जाएगा भी नहीं। सारे जितने भी मंदिर है ना, यूपी के जितने भी मंदिर है सारा हमने कवर कर लिया है ना। सारा आपको कितना, ये एक ही स्लाइड में आपको सारे मंदिर आपको मिल गए है ना।
सारे मंदिर आपको मिल गए, राइट। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था हमारा कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पे है, जो कि ये कहां पे है, ये कुशीनगर में है। कहां पे है ये, कुशीनगर में, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी सारे कहां है, बनारस में ही है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं क्योंकि, रीजन कारण दे दिया, कथन दे दिया गया, कारण दे रहे हैं कि मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं। कारण दे दिया कि मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविकता कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपको बताना है इसका कौन सा आंसर सही है। ए सही है कि आर सही है, दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, क्या होगा। मैंग्रोव वन के बारे में अगर सबसे ज्यादा उत्पादकता की बात करें ना, तो मैंग्रोव वन की सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है, किसकी होती है, मैंग्रोव वन की सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे मैंग्रोव वन पे, है ना, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे मैंग्रोव वन पे। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, पहली बात ये कहां किस किस क्षेत्र में मिलता है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, कटिबंधीय क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। दूसरा कहां मिलता है, कहां कहां उग जाते हैं ये ज्वार नदमुख में, है ना, ज्वार नदमुखों के पास, है ना, ज्वार नदमुखों के पास, और कहां पे, और तटों पर, तटों पर, है ना, और पार्श्व जल के पास, है ना, और कहां पे, लैगून में, लैगून के पास, है ना, और जहां पे पंख जमाव रहता है, मतलब जहां पे कीचड़ जमाव रहता है, वहां पे ये उगाते हैं। इनकी सबसे खास बात क्या है कि ये खारे पानी में उगाते हैं ना, ऐसा नहीं कि स्वच्छ जल में नहीं उगते हैं, स्वच्छ जल में भी उगते हैं, लेकिन ये खारे पानी, नमक को ये सहन करने की इनकी सहनशीलता होती है ना, तो ये खारे जल में उगाते हैं, है ना, जल में उगाते हैं। इनकी सबसे खड़ी खास बात ये है कि ये क्योंकि तटीय क्षेत्र में रहते हैं, है ना, तो तटीय क्षेत्र में हवाएं चलती है, चक्रवात वगैरह आते हैं। अगर इनको तटीय क्षेत्र के आसपास, जैसे कि ये अगर साउथ इंडिया देखे, तो अगर इसके साथ साथ अगर हम यहाँ मैंग्रोव वन का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण दे, तो यहाँ से जो चक्रवात आते हैं, चक्रवात का जो हवाओं की गति होती है उसको झेल जाते हैं, और इससे क्या होता है, नुकसान बहुत कम होता है। तट पे क्या होता है, नुकसान बहुत कम होता है ना। तो ये खारे पानी और तापमान को सहन करने की इनकी असीमित क्षमता होती है। और ये जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्र में भी उगाते हैं ना, कमी क्षेत्र वाले में भी उगाते हैं ना। अगर बजट की बात करें, बजट 2023-24 की, 2023-24 की, तो केंद्र सरकार द्वारा मिस्ट्री योजना लाई गई है ना, मिस्ट्री योजना लाई गई है, मिस्ट्री योजना, है ना। तो मिस्ट्री योजना भी मैंग्रोव वन से संबंधित है। मैंग्रोव वन को प्रमोट किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके उत्पादन से पहली बात तो वहां के जो लोकल एरिया के लोग हैं उनको तो फायदा होता ही होता है, साथ ही जो तटीय सुरक्षा भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो भी समुद्री हवाएं, लहरें होती है, उनको झेलने की ये इनकी असीमित क्षमता होती है, इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है ना। तो कितनी भी बड़ी लहरें हो या समुद्री चक्रवात हो, उनको सहन करने की इनकी असीमित क्षमता होती है। तो मिस्ट्री योजना भी मैंग्रोव वन से संबंधित है। बजट 2023-24 में इसका वर्णन किया गया था। देख लेते हैं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहां पे, मैंग्रोव वन कहां पे है, मैंग्रोव वन कहां पे है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। कहां पे है, पश्चिम बंगाल में, लगभग 42%। सुंदरवन आप जानते हैं ना, सुंदरवन क्षेत्र कहां किस लिए है, ये मैंग्रोव वन से संबंधित है। किससे है, मैंग्रोव वन से संबंधित है, ये बात याद रखिएगा, ओके। तो क्वेश्चन क्या था कि मैंग्रोव
वन प्राकृतिक संरक्षक होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, ये तट की रक्षा करते हैं, जितनी भी ऊंची लहरें हो, समुद्री लहरें हो, साथ ही साथ चक्रवात तक से ये सुरक्षा देती हैं, बिल्कुल बात सही है। समुद्री तूफानों की प्रभावता कम कर देती है और जिससे तटीय सुरक्षा रहता है, इसीलिए सरकार इसको प्रमोट कर रही है, इसका अधिक से अधिक इसको संरक्षण दे रही है, जिससे कि तटीय क्षेत्र में होने वाले, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चक्रवात वगैरह बार बार आ रहे हैं ना, चक्रवात प्रति चक्रवात, तो इससे तटीय को बहुत नुकसान होता है, तटीय क्षेत्रों को बहुत नुकसान होता है। अगर इस वन को प्रमोट किया जाए, इस वन की अधिकता होगी तो जो तटीय नुकसान है उसको कम किया जा सकता है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और दो दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ना? वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है अमरबेल, फर्न, मनी प्लांट या लाइकेन। तो आप सभी को पता है वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? लाइकेन पे। किस पे? लाइकेन पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अमरबेल की बात करें तो ये क्या है? परजीवी है ना, परजीवी है। इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? मधुमेह हो जाता है, मधुमेह, डायबिटीज है ना, डायबिटीज में, मोटापा में, इन सब में क्या होता है? एसिडिटी, कब्ज, इन सब में क्या होता है? अमरबेल का प्रयोग होता है ना। फर्न क्या है? फर्न क्या है? ये अपुष्पक पौधक है, अपुष्पक पौधक है, पौधा है ये, अपुष्पक पौधा है ये ना। तो वायु प्रदूषण को इंडिकेट करने वाला सर्वाधिक प्रभाव किस पे डालता है? लाइकेन पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था 1950, 1937, 1877 व 1925। तो आपको बताना है कि क्या था? राजधानी, यूपी की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित किया गया है ना। अगर यूपी की बात करें है ना, यूपी की बात करें तो 1836 है ना, 1836 में राजधानी क्या थी? आगरा थी, है ना। 1836 में आगरा थी, है ना। उसके बाद 1858 में इलाहाबाद बन जाती है, इलाहाबाद बन जाती है ना इसकी राजधानी। फिर 1920 से ये आंशिक रूप से ये बन जाती है लखनऊ, इसका राजधानी बन जाता है, लेकिन आंशिक रूप से है ना, आंशिक रूप से। फिर बनता है कब? है 1925 में, है ना, 1925 में, राइट। तो 1920 में आंशिक रूप से लखनऊ इसकी राजधानी बन जाती है, लेकिन इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आंसर क्या दे रहे हैं? 1925, है ना। लेकिन अगर परीक्षावाड़ी की माने तो 1935 दे रहा है। कौन दे रहा है? 1935। 1935 में पूर्णतः लखनऊ बन गई थी राजधानी, है ना। ये बात है ना। टेस्ट में ये आंसर दे रहा है 1925, लेकिन परीक्षावाड़ी की बुक कहती है कि 1920 में ये आंशिक रूप से लखनऊ इसकी राजधानी बनी थी, पूर्णतः 1935 में बनी थी, है ना। लेकिन इस टेस्ट के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 1925। मुझे लगता है कि ये इसमें प्रिंट मिसिंग है ना, यहाँ पे 35 होता तो ये राइट आंसर क्या हो जाता? हमारा डी ऑप्शन। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है, शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। तो आपको बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, कौन सा सही है। पूछा है चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है और शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती, बिल्कुल सही, दोनों ही बात सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। थोड़ा बात कर लेते हैं चंबल नदी और यमुना नदी की, है ना। यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। कहां से? यमुनोत्री से। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है ना, यमुना नदी निकलती है ना यमुनोत्री से, है ना। सहारनपुर है ना, सहारनपुर से ये यूपी में प्रवेश कर जाती है, यूपी में प्रवेश करती है ना। सहारनपुर के पास से ये यूपी में प्रवेश करती है ना, यूपी में प्रवेश करती है ना। इसकी कुल लंबाई की बात करें, है ना, कुल लंबाई यूपी में कितनी है यमुना नदी की, है ना, तो कितनी है ये? 1376। कितना है? 1376 किलोमीटर। कितना है? 1376 किलोमीटर। ओके, सहारनपुर में एंट्री करती है, फिर यमुनोत्री नदी आके कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में। कहाँ पे?
प्रयागराज में, प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? ये गंगा से, है ना, गंगा नदी से ये मिल जाती है। इसी स्थान को क्या बोला जाता है? संगम। बहुत ही ये आध्यात्मिक स्थल है ना, दार्शनिक स्थल है ये। ओके, अगर यमुना की बात करें, यमुना नदी की, यमुना नदी की बात करें, है ना, तो ये 20 जिलों से होकर बहती है, यूपी के 20 जिलों से होकर बहती है, 20 जिलों से होकर बहती है ना, 20 जिलों से होकर बहती है। अगर हम लोग शारदा नदी देखें, है ना, शारदा नदी, शारदा नदी, तो शारदा नदी निकलती कहां से है? निकलती कहां से है? ये पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है ये शारदा नहर, है ना, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से निकलती है। ये कहाँ निकलती है? काला पानी एक जगह है, काला पानी, काला पानी जगह से निकलती है ये। और कहाँ प्रवेश करती है? ये पीलीभीत में, है ना, पीलीभीत में ये यूपी में प्रवेश करती है, पीलीभीत में यूपी में प्रवेश करती है ना, पीलीभीत से यूपी में प्रवेश करती है और बहती हुई जाती है फिर सीतापुर में, है ना, सीतापुर में ये मिल जाती है। किस नदी से मिलती है? किस नदी से मिलती है? ये घाघरा नदी से। किसके? घाघरा नदी से मिल जाती है। थोड़ा सा हम आपको मैप दिखा दे, है ना, जिससे आपको क्लियर हो जाए। यूपी का मैप दिखा देंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखिए ये क्या है? यूपी है ना, यूपी है। यहां से यमुना नदी आती है ना, यहां से बहते हुए शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फैजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, है ना, यहाँ से बहते हुए बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, यहाँ प्रयागराज में मिल जाती है। किससे? गंगा से, है ना। तो ये इसका रूट क्या है? यमुना नदी का ये ऐसे ऐसे आती है ना, ऐसे नहीं आती है डायरेक्ट। कहाँ से आती है? ऐसे। अगर हम लोग शारदा नहर की बात करें तो पीलीभीत यहाँ से आती है ना, उत्तराखंड से आती हुई यहाँ पीलीभीत, पीलीभीत, है ना, पीलीभीत से लखनऊ, लखीमपुर खीरी, फिर यहाँ सीतापुर में किससे मिल जाती है? ये घाघरा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? घाघरा नदी से, है ना। तो ये लोकेशन है किसका है? ये शारदा नदी का है और ये किसका है? यमुना नदी का, यमुना नदी का। यमुना नदी 20 जिलों से होकर बहती है, 1346 इसके किलोमीटर है ना, ये बात याद रखिएगा। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो दोनों ही बातें सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आधेश्वर, दूधसागर, चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की प्रमुख प्रजातियां हैं? क्या है? किस फसल की प्रमुख प्रजातियां हैं, है ना। तो आपको बताना है कि ये किस फसल की प्रमुख प्रजातियां, आधेश्वर, दूधसागर, चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में किसकी ये प्रमुख प्रजातियां हैं, है ना। आम दे दिया गया, केला दे दिया गया, है ना, लीची दे दिया गया, अमरूद दे दिया गया। तो आपको बताना है। तो आधेश्वर, दूधसागर और चंपा ये केला के प्रजातियां किसकी हैं? केला, है ना। किसके हैं? ये केला के हैं। अगर आम के प्रजातियां देखें तो दशहरी आम, है ना, दशहरी आम, लंगड़ा आम, है ना, सारे क्या है? यूपी के हैं। ये सब, इन सबको जीआई टैग भी मिला हुआ है। लंगड़ा आम, चौसा, है ना, चौसा, ये सब किसके हैं? आम के हैं। चौसा, लखनवी सफेदा, लखनवी सफेदा, है ना, ये सब किसके हैं? ये सब हैं आम के, है ना। अमरूद का देख लेते हैं, इलाहाबादी सफेदा अमरूद, है ना, अमरूद ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है ना। इलाहाबादी सफेदा, चित्तीदार, है ना, चित्तीदार एक प्रजाति है इनकी, चित्तीदार। और ये सारे किसके हैं? अमरूद की प्रजातियां हैं। किसके हैं? अमरूद की प्रजातियां हैं। ओके, सारे किसके हैं? अमरूद के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, अच्छा एक दे दिया गया है, सही नहीं पूछा गया है, उद्योग दे दिया गया है, साथ ही साथ स्थान दे दिया गया। जैसे उर्वरक कारखाना आंवला में है, स्थान है। तेल शोधक कारखाना मथुरा, डीप मीट फ्रीज प्लांट अलीगढ़ और परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा, है ना, परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा। तो आपको बताना है कि ये कहाँ का है, कहाँ का है ये। डीप मीट फ्रीज, है ना, डीप मीट
फ्रीज, ये कहाँ का है ना? तो ये डीप मीट फ्रीज प्लांट कहाँ का है? ये फिरोजाबाद में है। कहाँ पे है ये? फिरोजाबाद में। कहाँ पे है ये? फिरोजाबाद में है ना? ये बात याद रखिएगा। तो यही हमारा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अब थोड़ा सा यूपी में देख लेते हैं। यूपी का उद्योग, यूपी का उद्योग है ना? यूपी का प्रमुख उद्योग क्या है? हथकरघा है ना? क्या है? हथकरघा है ना? हथकरघा है ना? और क्या इसमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, यूपी को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर है ना? यूपी का, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। ओके। उत्तर भारत का है ना? यहाँ पे अभी हम लोग केवल यूपी के सेंस में ले रहे हैं, तो उत्तर भारत का है ना? तो यूपी का मैनचेस्टर तो कानपुर है ही है ना? अभी देख लेते हैं कि उत्तर भारत का भी इसे मैनचेस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का भी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं इसे। ठीक है। और क्या इसमें याद रखना है आपको? और क्या याद रखना है? अगर बात करें पहला चीनी मिल है ना? पहला चीनी मिल कहाँ लगा था? है ना? कब लगा था? ये चीनी मिल लगा था देवरिया में 1903 में। 1903 में लगा था। कहाँ पे लगा था? देवरिया में। कहाँ पे लगा था? देवरिया में है ना? पहली चीनी मिल है ना? फर्स्ट चीनी मिल यूपी में लगा था 1903 में, देवरिया। कहाँ पे? देवरिया में है ना? ये बात याद रखिएगा। भारत स्टील, भारत स्टील रेलिंग, ये कहां पे है? भारत स्टील रोलिंग मिल है ना? रोलिंग मिल ये कहां पे है? ये भी यूपी में है ना? भारत का स्टील रोलिंग मिल कहां पे है? ये यूपी में है। कहां पे है? मुजफ्फरनगर में। कहां पे? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में। कहां पे है ये? मुजफ्फरनगर में है ना? ये बात याद रखिएगा है ना? ये बात याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर में। अब दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा कि प्रमुख उद्योग क्षेत्र है ना? प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दिखा देते हैं। है ना? ये प्रमुख उद्योग हैं यूपी के। जैसे मुजफ्फरपुर में अभी क्या था? स्टील रोलिंग मिल थी है ना? भारत की स्टील रोलिंग मिल कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है। तो कंबल निर्माण और कागज उद्योग कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में है। सहारनपुर में लोहे का बाट बनता है, लकड़ी की नक्काशी और फर्नीचर, हथकरघा एवं सूती वस्त्र, दिया सलाई उद्योग, सिगरेट, ये सारे कहाँ के हैं? सहारनपुर के है ना? कहाँ के हैं ये? सहारनपुर के। सहारनपुर में लोहे का बाट, लकड़ी की नक्काशी और फर्नीचर, हथकरघा एवं सूती वस्त्र जो देवबंद में है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दिया सलाई उद्योग, सिगरेट निर्माण। अगर बात करें हम लोग मेरठ की, तो कैंची उद्योग, खेल का सामान, कैंची उद्योग ये मेरठ का है। खेल का सामान, कागज उद्योग, हथकरघा एवं सूती वस्त्र, दिया सलाई उद्योग, ये सारे कहाँ के हैं? ये मेरठ के हैं। गाजियाबाद की बात करें तो सिगरेट निर्माण, साबुन उद्योग मोदीनगर और चीनी मिट्टी उद्योग, ये सारे कहाँ के हैं? गाजियाबाद के। बुलंदशहर की बात करें तो चीनी मिट्टी, पॉटरी उद्योग जिसे खुर्जा है ना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है यूपी स्पेशल में। खुर्जा कहाँ का है? चीनी मिट्टी से संबंधित है। ये कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। अलीगढ़ है ना, ये सभी को पता होगा, ताला उद्योग है यहाँ पे। मथुरा की बात करें तो पीतल की मूर्तियां है ना, वह तांबे का बर्तन, हाथ से कागज, ये सारे कहाँ के हैं? मथुरा के हैं। आगरा में देख लेते हैं, कितनी बार क्वेश्चन आता है ना, आप समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस है ना? एक ही मैप में सारे आपको उद्योग मिल जाएंगे। खेल का सामान, साबुन उद्योग, जरदोजी कला, दरी निर्माण, गलीचा निर्माण, लोहे का बाट और मिट्टी के खिलौने, ये सब कहाँ के हैं? आगरा के हैं। कहाँ के हैं ये? आगरा के। फिरोजाबाद में चूड़ियां, कांच उद्योग है ना, कांच की चूड़ियां विश्वविख्यात है यहाँ पे।
कन्नौज की बात करें तो इत्र और सुगंधित तेल, है ना, कन्नौज क्या है, इत्र और सुगंधित तेल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे जालौन में, तो हाथ से कागज, जिसे कालपी कहा जाता है, कालपी क्षेत्र में है, हाथ से कागज बनाने का उद्योग कहाँ पे प्रसिद्ध है, ये जालौन में। झांसी में तो औषधि निर्माण, क्या है, औषधि निर्माण। और हम लोग देख लेंगे कानपुर नगर का, कानपुर नगर में जूट उद्योग जो सबसे प्रसिद्ध है, कानपुर नगर का साबुन उद्योग, औषधि निर्माण, ऊनी वस्त्र निर्माण और चमड़ा उद्योग, है ना। कानपुर को ही भारत का, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर बोला जाता है। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोले तो यूपी है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर यूपी और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर तो है वो कानपुर, ये बात याद रखिएगा, है ना। अब देख लेते हैं इधर बिजनौर। बिजनौर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है ना, हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कंबल निर्माण के लिए कौन सा है, नजीबाबाद, है ना, ये बिजनौर में है। मुरादाबाद में पीतल और कलई बर्तन और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर चाकू उद्योग के लिए सभी लोगों को पता होगा, आसान सा है ये। बात करें बरेली में, तो बरेली दिया सलाई उद्योग कई बार पूछा गया है ना, जितना भी इसमें स्टार लगाना चाहो लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है ये, है ना। ये क्या है, सोहरा उद्योग, दरी उद्योग, है ना, और लकड़ी के फर्नीचर और बेत की छड़िया, है ना, ये सब कहाँ के हैं, ये सारे हैं बरेली के। शाहजहांपुर का देख लेते हैं, शाहजहांपुर का दरी निर्माण प्रसिद्ध है। लखनऊ में, लखनऊ के लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, है ना, टार्च निर्माण व जरी व चिकन का काम, है ना, चिकन कड़ी, चिकन का काम कहां से, काम बहुत फेमस कहां का है, लखनऊ का, है ना, लखनऊ का, ठीक है। टार्च निर्माण, औषधि निर्माण, लकड़ी का खिलौना, ये सारे कहाँ के हैं, लखनऊ में प्रसिद्ध है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र, है ना, ये कहाँ का है, ये अंबेडकर नगर का हथकरघा एवं सूती वस्त्र। गोरखपुर में जूट उद्योग, है ना, सहजनवा, है ना, ये क्षेत्र है वहां का प्रसिद्ध है। कभी कभी क्वेश्चन में ये प्लेस भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए उसमें ब्रैकेट में लिखा भी है। आजमगढ़ हथकरघा एवं सूती वस्त्र के लिए, है ना, मुबारकपुर। अगर हम लोग देखें इधर जौनपुर, तो जौनपुर इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए है। भदोही गलीचा निर्माण और कालीन के लिए भी प्रसिद्ध है ये। मिर्जापुर देखें तो हम लोग दरी निर्माण, गलीचा निर्माण और ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। वाराणसी गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, पीतल व कलई बर्तन, जरी व चिकन का काम, ये सारे कहाँ के हैं, वाराणसी के हैं। तो ये प्रमुख उद्योग हैं यूपी के, है ना। एक ही मैप में हमने आपको सारा कवर करा दिया है, इससे ज्यादा है ही नहीं, है ना। लघु एवं कुटीर उद्योग सारा एक ही साथ हमने आपको दे दिया है ना, जितने भी प्रमुख है ना। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, तो डीप मीट फ्रीज प्लांट कहाँ पे है, फिरोजाबाद में है। कहाँ पे है, फिरोजाबाद में, ये बात याद रखिएगा, है ना, फिरोजाबाद में। ओके, कहाँ पे है, फिरोजाबाद में, ठीक है, कहाँ पे है, फिरोजाबाद में। अगर फिरोजाबाद में का भी क्षेत्र पूछ लिया जाता है, टुडला कहाँ पे है, टुडला, कभी कभी आ जाता है वो स्थान पूछ लेता है, तो टुडला स्थान में कहाँ पे, फिरोजाबाद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है। ऑप्शन है केन नहर, बेलन नहर, है ना, केन नहर, बेलन नहर, नगवा बांध नहर, है ना, और नगवा बांध नहर और सपरार नहर। तो आपको बताना है कि प्रयागराज जिले में कौन सी ये प्रमुख सिंचाई साधन है, तो कौन सा है, बेलन नहर। कौन सी है, बेलन नहर। कौन सी है, बेलन नहर। अब थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको प्रमुख नहरें उत्तर प्रदेश की, है ना, प्रमुख नहरें उत्तर प्रदेश की, प्रमुख नहरें। पहला है कौन सा, ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, है ना, ऊपरी गंगा नहर। ये किस पे बना है, ये गंगा नदी पे बना है, नाम से स्पष्ट है। ये ऊपरी गंगा नहर हो गया, इसी के साथ मध्य गंगा नहर हो गया, मध्य गंगा नहर हो गया, है ना, ये भी है। और निचली गंगा नहर, क्या है, निचली गंगा नहर। सारे कहाँ पे, गंगा नदी पे है, ये सारे क्या है, नहर है ना। ओके, और क्या है, रामगंगा नहर, ये रामगंगा नदी पे बना है ना, रामगंगा नहर,
ये किस पे बना है? रामगंगा नदी पे बना है। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग आगरा नहर। क्या है? आगरा नहर। क्या है? आगरा नहर। आगरा नहर है। और कौन सा है? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। तो ये सारे क्या है? प्रमुख नहर हैं यूपी के। ये सारे क्या है? गंगा नदी पे हैं। रामगंगा नदी पे है। आगरा नहर ये यमुना नदी पे है। पूर्वी यमुना नहर ये भी किस पे है? यमुना नदी पे है ना। वापस चलते क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेलन नहर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा आपको बताना है? हरदोई, प्रयागराज, सीतापुर या सोनभद्र। तो आपको बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा शहर है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से ना उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको बताना है कौन सा है ये। तो क्वेश्चन क्या था? दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है ना, एरिया वाइज पूछा है, तो एरिया वाइज में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे कौन है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र, जो कि दूसरा सबसे बड़ा पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज। कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? प्रयागराज। ये बात आप याद रखिएगा, है ना। अगर यूपी की बात करें तो यूपी की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 16.16% है ना। कितना है? पूरा यूपी का कितना है? अगर इंडिया की बात करें तो यूपी में 16.16% लोग रहते हैं, है ना। और यहाँ का 10 की वृद्धि दर कितना था? 20.1 समथिंग, है ना। इसका 10 की वृद्धि दर कितना है? 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग यूपी की जनसंख्या कितनी है? 19.9%, सॉरी करोड़, है ना। क्या है? करोड़ है, लगभग 20 करोड़, है ना, लगभग 20 करोड़। ये लेकिन कब का डेटा है? 2011 का डेटा है ना। 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है ना। जिसमें से 52 पॉइंट समथिंग ये पुरुष है और 47 पॉइंट समथिंग 7 ये है महिलाओं की जनसंख्या। किसकी है? महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी लोग पाए जाते हैं ना। और ये 3 राज्यों से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है ना। बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, है ना। तो ये तीनों ओर से ये राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा जिला है? सोनभद्र। ये सबसे दक्षिणी जिला है ना, ये बात याद रखिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जिला दे दिया गया है और उत्पाद दे दिया गया है ना। जैसे कि अभी मैंने कराया था ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आपको बताना है कि कौन सा जिला और सामने दे दिया गया है प्रोडक्ट, है ना। तो बलिया का ब्लैक पॉटरी आपको बताना, आजमगढ़ का बिंदी, अमरोहा का जरी का काम या बरेली का संगीत वाद्य यंत्र। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। देखिए बलिया क्या है? बिंदी, इसका है ओडीओपी, है ना। आजमगढ़ का क्या है? ब्लैक पॉटरी, राइट। और अमरोहा का क्या है? संगीत वाद्य यंत्र। और बरेली का क्या है? जरी का काम। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, है ना। तो ए का 2, बी का 1, है ना। बी ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। जैसे पहला है गहन परिस्थितिकी, अर्नीस नेस ने दिया ये शब्द, परिस्थितिकी तंत्र ट्रांसले, परिस्थितिकी जी टेलर या परिस्थितिकी निशे ग्रीनले। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकी 3 सुमेलित है, एक नहीं है।
अगर गहन पारिस्थितिकी की बात करें तो उन्होंने अर्नेस्ट ने दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र ट्रांसले ने दिया था, ये भी बात सही है। पारिस्थितिकी निशय ग्रीनर ने दिया था, ये भी बात सही है। अगर पारिस्थितिकी की बात करें तो इसको किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्ले, है ना, अर्नेस्ट हैक्ले ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्ले ने, अर्नेस्ट हैक्ले ने दिया था, है ना, अर्नेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, क्योंकि सी क्या है? सी हमारा गलत सुमेलित है, बाकी सारे क्या है? सही है। पारिस्थितिकी जो शब्द है उसको किसने दिया था? किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द इसको जी टेलर ने ना देकर किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्ल ने, सॉरी हैक्ल, है ना, इनका नाम क्या था? हैक्ल, ठीक है, अर्नेस्ट हैक्ल ने इनका नाम दिया था पारिस्थितिकी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है जब व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों का संचालित करने वाले जीव को क्या कहा जाता है ना? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचालित करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? वेक्टर, हाइब्रिड, क्लोन या फ्रैगमेंट। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेक्टर। क्या हो जाता है? वेक्टर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में या बरेली में? तो आपको बताना है कि शहीद अशफाक उल्लाह खां, है ना, प्राणी उद्यान कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ दे दिया है, कानपुर, गोरखपुर और बरेली। तो ये कहां पे है? गोरखपुर में है। कहां पे है? गोरखपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको और भी प्रमुख संस्थान, है ना, शोध संस्थान, प्रमुख शोध संस्थान, जैसे कि सहारनपुर से स्टार्ट करते हैं। सहारनपुर में क्या है? सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? सहारनपुर में है। कहां पे है? सहारनपुर में है। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? ये सहारनपुर में है, ठीक है। मेरठ में आ जाते हैं तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहां पे है? मेरठपुर में। अगर हम लोग गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये कहां पे है? गौतम बुद्ध नगर में। आगे बढ़ेंगे तो बुलंदशहर में कांच और सिरामिक अनुसंधान है, अनुसंधान व प्रसार केंद्र है। कहां पे? खुर्जा में। कहां पे है? खुर्जा। आगे बढ़ेंगे मथुरा में, तो मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, है ना, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? मथुरा में है। मथुरा का कौन सा क्षेत्र? मखदूम। आगरा में क्या है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है। कहां पे है ये? आगरा में, है ना, कहां पे है ये? आगरा में। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आएंगे कानपुर नगर में। कानपुर नगर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? कानपुर नगर में। और कानपुर नगर को ही उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, ये बात याद रखिएगा। आगे आते हैं झांसी, तो झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। कहां पे है? झांसी में है। महोबा में देखेंगे तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? ये महोबा में है। आगे आएंगे हम लोग तो इलाहाबाद, आगे आते हैं इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में केंद्रीय अंतरस्थलीय मृत्तिकी अनुसंधान है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये कहां पे है? ये इलाहाबाद में है ना। वाराणसी में देख लेते हैं, भदोही, है ना, भदोही में देख लेते हैं भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। और भदोही में क्या है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये है भदोही में। वाराणसी में देख लेते हैं भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, है ना, चौका घाट। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये कहां है? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च कहां पे है? ये वाराणसी में, कई बार क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं, रायबरेली का देख लेते हैं, ये है रायबरेली।
रायबरेली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है ना, निफ्ट है ना, निफ्ट कहां पे है, रायबरेली में है। लखनऊ की बात कर लेते हैं, लखनऊ में कई सारे अनुसंधान केंद्र। पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, देखिए शुगर रिसर्च कहां पे है, ये कानपुर में है। शुगर मतलब चीनी, चीनी रिसर्च कहां पे है, ये कानपुर में है। शुगर केन गन्ना, गन्ना कहां पे है, गन्ना रिसर्च कहां पे है, ये लखनऊ में है ना। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुगर केन गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, लखनऊ में है। अगर शुगर रिसर्च पूछे तो वो कहां पे है, ये कानपुर में है। ठीक है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान तो ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि है ना, वनस्पति से ही औषधि बनता है, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। वनस्पति है तो औषधि है, तो ये दोनों कहां है, लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी ये भी कहां पे है, लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये भी कहां पे है, लखनऊ में है। और सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर स्टेशन जिसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका वर्तमान नाम क्या है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी कहां पे है, लखनऊ में। अब आ जाते हैं बरेली में, तो बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, कई बार क्वेश्चन आया हुआ, सभी लोग जानते हैं आप। केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान ये भी इज्जतनगर में है, ये कहां पे है, हमारा बरेली में। आई होप मैंने सारा करा दिया। तो ये कुछ हैं, सारे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, जितने भी शोध संस्थान है हमें आपको एक ही मैप में दे दिया है ना, एक ही मैप में। और कुछ देखिए यहाँ पे ग्रेटर नोएडा का दिया है, वीवी गिरी नेशनल लेदर इंस्टीट्यूट नोएडा में है ना, कोस्की एवं निवारण आयुर्द शास्त्र संस्थान नोएडा में, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है ना। लखनऊ में अन्य देख लेते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जनरेटिंग रिसोर्सेज कहां पे है, लखनऊ में है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहां पे है, लखनऊ में है। कानपुर में क्या है, कानपुर में सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट ये भी है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान ये भी है। जेके कैंसर संस्थान ये भी क्या है, कानपुर में है। लखनऊ में राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान केंद्र, अगर ये पूछ लेता है तो। हापुड़ में क्या है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लखनऊ में अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन भी है, और कृषि अनुसंधान परिषद भी लखनऊ में है। गाजियाबाद में नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है, और कपड़ा रिसर्च सेंटर भी, इंस्टीट्यूट भी कहाँ है, गाजियाबाद में। ये इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। बाकी मेनली ये है, अगर थोड़ा बहुत अगर आप देखना रफली आप देख सकते हैं। वापस चलते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन गोरखपुर। नेक्स्ट, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहां पर किया गया, बलरामपुर, बहराइच, देवरिया या ललितपुर। तो आपको बताना है कि थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहां पर किया गया। ये क्या है, ये करंट का क्वेश्चन है, ये क्या है, करंट का क्वेश्चन है। तो बलरामपुर में किया गया, बहराइच में किया गया, देवरिया में किया गया, ललितपुर में किया गया। तो कहां पे किया गया, बलरामपुर में। कहां पे किया गया, बलरामपुर में। अगर हमने मैप में शामिल किया हो जनजातियां, तो आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश की विभिन्न जनजातियां है ना, अगर मैंने शामिल किया होगा तो। नहीं तो हम अगले टेस्ट में हम आपको पूरा करा देंगे, सारा आपको कवर कर देंगे जितने भी जनजातियां होंगी, है ना। तो थारू जनजाति के लिए कहां पे उद्घाटन किया गया है, तो ये बलरामपुर में है ना। ये करंट का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट, जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया, मिस्र का, फ्रांस का, क्यूबा का या अल सल्वाडोर का। तो आपको बताना है जून 2023 में, कब, जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश के सर्वोच्चतम राजकीय सम्मान है, क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, है ना, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया, मिस्र, फ्रांस, क्यूबा एंड अल सल्वाडोर। तो आपको बताना है कौन सा पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, है ना। देखिए ये कहां का है, मिस्र का है। देखो नाइल रिवर ना, नील नदी कहां की है, मिस्र की है ना, अफ्रीका की है, मिस्र में, है ना। तो इससे आप गेस कर सकते थे कि नाइल नदी कहां है, अफ्रीका में, अफ्रीका कहां, मिस्र में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र। फ्रांस का भी इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है, फ्रांस को भी,
फ्रांस का भी इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है ना, फ्रांस का भी, ग्रीस का भी मिला है ना। तो मिस्र का, फ्रांस का, ग्रीस का भी इनको सर्वोच्च सम्मान मिला है ना, सर्वोच्च सम्मान मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द है ना, ऑफ द ऑर्डर। ये कहां का है? ये ग्रीस का है। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, ऑर्डर ऑफ ऑनर, है ना, द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये भी कहां का है? ये ग्रीस का है। और किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री जी को। अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें, द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति को, मुर्मू जी को क्या मिला है? ये सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है। किसका मिला है? सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है, सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मोदी जी को, है ना, मोदी जी को अन्य अगर पुरस्कार की बात करें तो 41वां लोकमान्य तिलक, है ना, याद कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी दिया गया है, इंडिया का है ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार। ये भी किसको दिया गया है? मोदी जी को दिया गया है ना। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट, जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा, है ना। वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी द्वारा। तो पूछा है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। इसमें क्या है? भारत की रैंकिंग पूछा है। अगर भारत की रैंकिंग, अगर पहला स्थान, फर्स्ट की बात करें तो आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। अब शांति है, अब शांति, ठंडे जगह पे शांति रहती है, तो आइसलैंड क्या है? सबसे ठंडा क्षेत्र है, तो वो शांति के क्षेत्र में उसने क्या है? पहला स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान क्या है? आइसलैंड का। अगर भारत की बात करें तो उनका, भारत का रैंक कितना है? 126वां है। कितना है? 126वां। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रमुख हम देखेंगे पुरस्कार, है ना, पुरस्कार। है ना, सूचकांक, प्रमुख सूचकांक। हमने वैश्विक शांति देखा, वैश्विक शांति में भारत की रैंकिंग क्या है? 126 है। कितनी है? 126 है। कितनी है? 126। वैश्विक नवाचार की बात करें, वैश्विक नवाचार की बात करें, तो वैश्विक नवाचार में भारत की रैंकिंग क्या है? मतलब नवाचार में, इनोवेशन में कितना आगे है कौन सा देश? तो वैश्विक नवाचार में भारत की रैंकिंग क्या है? 40वीं है। और सबसे नंबर 1 पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। कौन सा रहा? स्विट्जरलैंड। ठीक है। और बात करें अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? ये सब क्या है? भारत की रैंकिंग है। ये भारत की रैंकिंग है और प्रथम स्थान है ना, प्रथम स्थान को इसमें हमने लिखा, भारत की रैंकिंग जितनी है उसको हम इधर लिखेंगे ना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 111 है। क्या है? 111वीं है। 111वीं है। और सबसे फर्स्ट स्थान किसने रखा? बेलारूस। किसने? बेलारूस। अब देख लेते हैं हैंडले पासपोर्ट में, हैंडले पासपोर्ट, इसमें प्रथम स्थान किसका है? जापान।
जापान का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है हैंडे पासपोर्ट में, है ना। इसमें फर्स्ट कौन है? जापान है। कौन है? जापान। ठीक है, कौन है? जापान। भारत की रैंकिंग क्या है? 80वीं। क्या है? 80वीं, है ना। क्या है? 80वीं। ठीक है, क्या है? 80वीं। तो हैंडे पासपोर्ट में, ठीक है, हैंडे पासपोर्ट में कौन है? 80वां स्थान है भारत का, और जापान क्या है? पहला स्थान है। ठीक है, सतत विकास का देख लेते हैं। सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास में भारत की रैंकिंग कितनी है? 112वीं, है ना। और इसमें पहला स्थान किसका? फिनलैंड का। किसका है? फिनलैंड का। किसका है? फिनलैंड का। ये महत्वपूर्ण जितने भी ये सूचकांक है वो सारे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक, सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? स्वतंत्रता सूचकांक, है ना। स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 131, 131 है ना। भारत की रैंकिंग 131, और इसमें पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। किसका है? सिंगापुर का, है ना। जो लास्ट में है वो क्या है? प्रथम स्थान जिन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट क्या है? मानव विकास सूचकांक। क्या है? मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, है ना। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में अगर बात करें तो भारत की इसमें रैंकिंग कितनी है? 132, 132। वहीं पहले स्थान तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता मतलब किस देश में प्रेस को कितना स्वतंत्रता, मीडिया को कितनी स्वतंत्रता दी गई है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता, है ना। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ना। ये 132वीं है ना, ये याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक ये 2021 का है ना, 2021 का है, क्योंकि अभी तक ये पब्लिश नहीं हुआ है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, है ना, सूचकांक, तो ये किसका है? ये 161वां है, 161वां। और इसमें नार्वे पहले स्थान पर है। कौन है? नार्वे। कौन है? नार्वे। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 127वां, 127वां। और इसमें प्रथम स्थान कौन है? आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड, आइसलैंड। और ये 14वीं बार, है ना, लगातार 14वीं बार आइसलैंड ये पहले स्थान हासिल किया है। कितने बार? 14वीं बार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, है ना। तो ये प्रमुख सूचकांक है भारत से संबंधित, है ना। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा, है ना। तो क्या है इसके? 126वीं रैंक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया? एस्टोनिया, लाटविया, क्रोएशिया या बुल्गारिया? तो आपको बताना है किस देश ने इसको कानूनी रूप दिया है। तो कौन सा है? ये एस्टोनिया है। कौन सा है? एस्टोनिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। देखिए, यूरोपियन यूनियन का यूरो करेंसी है, यूरो क्या है? मुद्रा है। तो यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया। 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया। कौन सा बना है? क्रोएशिया। तो ये बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर के जाए ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा कि जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या वियतनाम, है ना। तो किसके द्वारा दिया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। कौन सा मिसाइल, है ना, अभी तो ये क्वेश्चन में बना दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस देश को दिया गया है तो कौन सी मिसाइल दी गई है?
तो आईएनएस कृपाण, कौन सी? आईएनएस कृपाण। तो किस देश को दिया गया है? तो वियतनाम को। क्या? वियतनाम को। वियतनाम, ये सब क्या है? ये सारे आसियान कंट्रीज हैं। कौन से? आसियान कंट्रीज। श्रीलंका, भारत श्रीलंका है ना, म्यांमार, इन सबसे क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से, लेकिन वियतनाम से नहीं करता ना। वियतनाम क्या है? आसियान कंट्री है। तो किसको दिया है? वियतनाम को दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट, जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है ना। इस सूची में भारत का स्थान, अभी मैंने बताया है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस सूची में भारत की क्या रैंकिंग है ना, इसमें भारत की क्या रैंकिंग है, भारत की क्या रैंकिंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन 127 में। क्या है? 127 में। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं सूचकांक, है ना, और देख लेते हैं सूचकांक, है ना, जो मैंने प्रमुख बता दिया था। जैसे बौद्धिक 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 संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक, है ना, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ना, ये पूछा गया है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 42वीं। क्या है? 42वीं। और पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। ठीक है, ये भारत की रैंकिंग है और प्रथम स्थान। ठीक है, तो कौन है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, है ना, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? खुशहाली रिपोर्ट में 126। कितनी है? 126। और प्रथम स्थान कौन आया? प्रथम स्थान कौन आया? फिनलैंड, है ना। कौन आया? फिनलैंड। कौन आया? फिनलैंड। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक मतलब कि क्या है कि ये खाद्य सुरक्षा में कौन सा स्थान, कौन सा देश कैसा परफॉर्म कर रहा है, खाद्य सुरक्षा, सभी जनता तक भोजन पहुंच रहा है कि नहीं उचित मात्रा में, है ना, सतत रूप से। तो खाद्य सुरक्षा में प्रत्येक देशों का ये रैंक निकाला जाता है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 68वीं। कितनी है? 68वीं है। और पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड। इसमें भी कौन है? फिनलैंड है ना, इसमें भी कौन है? फिनलैंड है। अब देख लेते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक, है ना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 180वीं है, 180 है। और सब पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। 180 देश, टोटल 180 देश में भारत बॉटम से टॉप किया है ना। तो 180 टोटल देश है और सबसे खराब परफॉर्मेंस कौन कर रहा है? भारत। तो किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, है ना, ये बात याद रखिएगा। वैश्विक लोकतंत्र, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में, लोकतंत्र सूचकांक में, लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है ना, लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 48वीं है। कौन सी? 48वीं। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक मतलब भ्रष्टाचार में क्या स्थान है? सूचकांक। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 85वां है, 85वीं है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क, है ना, ये बात आपको इसमें याद रखनी है, डेनमार्क है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंकिंग कितनी है?
इसमें क्या है, भारत की रैंकिंग 67 है ना, और पहले स्थान पे कौन है, स्वीडन, है ना। तो प्रमुख सूचकांक ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर दिया है ना, सारा कवर कर दिया है। पहले के क्वेश्चन में भी सूचकांक पूछ लिया था और इस क्वेश्चन में भी सूचकांक पूछ लिया है, तो आपका सारा ही कवर हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, पेट्री ओरपो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन या स्पेन के? तो ये किस देश के नए ये राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने पद ग्रहण किया है ना, पद ग्रहण किया है। तो ये कहाँ के हैं, फिनलैंड के हैं। कहाँ पे हैं, फिनलैंड के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। इनका नाम क्या है, पेट्री ओरपो। क्या है नाम है इनका, पेट्री ओरपो। ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने नए प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के, फिनलैंड के, है ना, कहाँ के, फिनलैंड के। आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पर है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है ना? भवानी देवी, अमृतपाल सिंह, अर्पिता केलकर या रानी वसुधा? तो ये बनी है भवानी देवी। कौन बनी है, भवानी देवी, है ना, भवानी देवी बनी है। ये उज्बेकिस्तान की ये तलवार, उज्बेकिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान की ये प्लेयर थी, है ना, उज्बेकिस्तान की प्लेयर थी। इनका क्या नाम था, जैनब, है ना, इनका नाम था, जिनसे ये पराजित हुई थी, डाइवे कोक, है ना, डाइवे कोक से पराजित हुई थी। से जैनब डाइवे कोक ने इनको पराजित किया और ये कांस्य पदक जीता इन्होंने। क्या जीता, कांस्य पदक। क्या जीता, कांस्य पदक, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान की है ये जैकब डायोकोक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, भवानी देवी। नेक्स्ट, जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां संपन्न हुआ? पहला है पेरिस फ्रांस में, ब्यूनस आयर्स, जेनेवा या प्राग चेक गणराज्य में? तो आपको बताना है कहां पे ये कहां पे इसका आयोजन हुआ, किसका है, वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का, है ना, वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का। तो कहां पे हुआ, पेरिस में हुआ। भारत की तरफ से ये वित्त मंत्री गई थी, भारत की तरफ से वित्त मंत्री गई थी निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी गई थी, निर्मला सीतारमण जी गई थी, है ना, निर्मला सीतारमण जी गई थी वित्त मंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वीएस नारपाल, सलमान रुश्दी, अमात्य सेन या अनंत नागपाल? तो किसके दिया गया था, सलमान रुश्दी को मिला है ये जर्मन शांति पुरस्कार। जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया किसे, सलमान रुश्दी को। किसे किया गया है, सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को क्या किया गया है, जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई, है ना। जून 2023 में अटलांटिक महासागर में, किस महासागर में? तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी पनडुब्बी है, मे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है किस महासागर में, तो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में लापता हुआ था, है ना, ये पनडुब्बी, और विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा है ये, सी वुल्फ पनडुब्बी है, मार्शल पनडुब्बी है, वर्जीनिया पनडुब्बी है या टाइटन पनडुब्बी है? तो इसका नाम क्या था, टाइटन पनडुब्बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जून 2023 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी, मतलब थीम क्या था इसका? योग से निरोगी काया, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम या योगा एक वैश्विक क्रांति या योग एवं युवा? तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। 2015 में पहली बार ये योग दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, 21 जून को, है ना, 21 जून को। और इस बार का थीम क्या था, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। क्या था, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम इसका विषय वस्तु था, ये थीम था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, है ना, यूनेस्को क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है ये, में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? रूस ने, यूक्रेन ने, यूएसए ने या उत्तर कोरिया ने? तो यूनेस्को में फिर से सम्मिलित हो रहे हैं, वो कौन सा देश है, वो है हमारा यूएसए। कौन सा है, यूएसए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। भारत और यूएसए के साथ अगर युद्धाभ्यास पूछ ले, भारत और यूएसए के साथ, है ना, भारत और यूएसए के साथ तो कोप इंडिया होता है, कोप इंडिया होता है ना, तर्कस होता है, तर्कस होता है, और संगम युद्धाभ्यास, है ना, ये सारे किसके होते हैं, भारत और यूएसए के साथ। नेक्स्ट, जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 में प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? म्यूनिख जर्मनी, काहिरा मिस्र, ओटावा कनाडा या पेरिस फ्रांस? तो आपको बताना है कि ये कहां पर किया गया, कहां पर किया गया, कहां पर ये किया गया। तो आपको बताना है कहां पर किया गया। तो ये म्यूनिख जर्मनी में किया गया। कहां पे किया गया? जर्मनी में, है ना, जर्मनी में किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई, है ना, भारी तबाही मचाई? वो कौन सा है, वो कौन सा तूफान है, कहां पे? गुजरात में। गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई, वो कौन सा है? इसका मतलब अरेबियन सी में आया था। तो कौन सा है? तो वो है विपर्जॉय। क्या है? विपर्जॉय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है ना, किसके लिए? 2021 का, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, है ना। तो वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको ये सम्मानित करने की घोषणा की गई है? राजेंद्र सिंह, अरविंद केजरीवाल, गीता प्रेस गोरखपुर या राधा स्वामी पंत? तो किससे किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। किसे? गीता प्रेस गोरखपुर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया? तो आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में। तो न्यायमूर्ति दीपक चौहान, न्यायमूर्ति संजीव वर्मा, न्यायमूर्ति संजय लांबा या न्यायमूर्ति सुदर्शन गांगुली? तो आपको बताना है किस एक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? जो मणिपुर में हिंसा हुई, आपको जानते ही हैं कि मई में ये 3 मई को हुई थी, लेकिन बाद में उजागर हुआ ये हिंसा, और मणिपुर के 2 संप्रदाय, है ना, जनजाति संप्रदाय के बीच ये हिंसा हुई थी, है ना। तो उसके लिए था, हिंसा की जांच के लिए, क्यों हिंसा हुई उसकी जांच के लिए, उसके समग्र अध्ययन के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो ये अध्यक्षता किसकी है? न्यायमूर्ति संजय लांबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति अजय लांबा, है ना, अजय लांबा, राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह एक है स्वदेश विकसित भारी टारपीडो, स्वदेश विकसित पनडुब्बी, एंटी रडार सिस्टम या समुद्री रोबोट? तो ये क्या है? स्वदेश मतलब अपने भारत में ही विकसित भारी टारपीडो है। क्या है? भारी टारपीडो है। इसका नाम क्या है? वरुणास्त्र। क्या नाम है? वरुणास्त्र, है ना। तो राइट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, है ना। तो बताना है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो आपको बताना है कि कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच या राफेल नडाल या इवान डोडिग? तो ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, है ना। इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता, है ना।
ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इन्होंने जीता। ओके, इतना याद आपको रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा की गई है ना। यूएस और इजराइल, यूएस और यूके, रूस और चीन, या यूएस एंड यूक्रेन, है ना। क्या है ये? अटलांटिक घोषणा है। क्या है? अटलांटिक घोषणा। किस लिए है? तो ये आर्थिक साझेदारी के लिए। किस लिए है? आर्थिक साझेदारी के लिए है। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? यूएसए और यूके को बीच में हुआ था। यूएसए और यूके। अगर भारत और यूके के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो कॉन्कर्ड होता है, कॉन्कर्ड और अजय वारियर। क्या होता है? अजय वारियर, है ना, ये युद्ध अभ्यास होते हैं। और यूएसए के साथ जानते ही आप, यूएसए के साथ कौन कौन से होते हैं? संगम होता है, संगम युद्ध अभ्यास, तर्कस, है ना, कोप इंडिया, है ना, ये सब किसके हैं? कोप इंडिया, ये सब किसके हैं? भारत और यूएसए के साथ। कोप इंडिया, ये सब किसके हैं? भारत और इंडिया के साथ, भारत और यूएसए के साथ, है ना, तर्कस, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। अटलांटिक घोषणा ये आर्थिक साझेदारी संबंधित है, किसके किसके बीच में हुआ? यूएसए और यूके के बीच में, है ना। तो ये था आज का हमारा सेशन, है ना। टेस्ट 6 हमने कंप्लीट कर दिया है, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 में। तो ये आज का हमारा लास्ट टेस्ट 6 था। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ध्येय आईएएस का ही पूरा जीएस का हम कवर करने वाले हैं टेस्ट सीरीज, और इसके साथ ही साथ हमारा पीसीएस मंत्रा का हिंदी का चल रहा है, और हमने ध्येय आईएएस का ऑलरेडी हिंदी का हमने सारे टेस्ट कवर कर लिए हैं। अब हमने स्टार्ट किया है कल से पीसीएस मंत्रा का। तो अगर आप तक अभी आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।